अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबिया इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोरैप। आज के इस लेक्चर में हम बायो इन्फॉर्मेटिक के मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ NCBI? राइट टू यूजेस। NCBI स्टैंड फॉर नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ठीक है। यूजेस क्या है? सीक्वेंस डाटाबेस, डाटा को स्टोर करना, एनालाइज करना। ठीक है। लाइक प्रोटीन का सीक्वेंस है, RNA का सीक्वेंस है, DNA का सीक्वेंस है, उनको स्टोर करना, उनके स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन करना, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये सारा हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक। राइट अ 3 एम्स ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक। सबसे पहले बायोलॉजी। इन्फॉर्मेटिक में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये 4-5 डिसिप्लिन्स मिल करना बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसी फैसिलिटी जो है वो यूज़र को प्रोवाइड करती है, ताकि वो डिफरेंट जीन का, प्रोटीन का, इमाइनो एसिड्स का, DNA का, RNA का सीक्वेंस, उनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके अगर कोई भी डिज़ीज़ डायग्नोज की गई है तो उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा परफॉर्म कर सके, काम कर सके। ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास इसके यूजेस में यही डाटा को स्टोर करना, सीक्वेंस एनालिसिस, ड्रग्स डिस्कवरी, फिर उनकी मॉडलिंग वगैरह, उनके डिज़ाइन वगैरह, ड्रग्स की प्रेडिक्शन करना कि ये क्या हमारी बॉडी पे कैसे असरात करेगा। फिर आ जाता है राइट अ 4 मेजर टास्क इन्वॉल्व इन अ बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस। सबसे पहला जो एनालिसिस है वो है सीक्वेंस अलाइनमेंट, डाटाबेस सर्चिंग। फिर आ जाता है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस और फोर्थ वन पे आ जाता है स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम इसके मेजर टास्क में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेम 3 यूज़फुल वेबसाइट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक। NCBI, एम्बल हो गया, और एक्स पे से मैं लिख देती हूँ एक्स। ये बहुत ही पावरफुल, यूँ कह लें, एक यूज़फुल वेबसाइट्स हैं बायो इन्फॉर्मेटिक के लिए। ठीक है, वही http://www.ncbi.nlm.nih.gov। ठीक है, फिर आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर डाटाबेस। प्रोटीन का सीक्वेंस है, इसका मतलब है कि हम इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली होगा स्टोर ऑफ इमाइनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको देखा जाएगा, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो स्टोर होगा। ठीक है, यूनिपोर्ट, स्विसपोर्ट, पबमेड, PDB, प्रोटीन डाटा बैंक, ये सारे इसकी मिसालों में से आ जाता है। लाइक अगर हम एग्जांपल या यूजेस की बात करें तो सीक्वेंस अलाइनमेंट, फंक्शन ऑफ प्रोटीन और प्रेडिक्शन ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, उसकी बाइंडिंग, ड्रग्स की डिज़ाइनिंग, फिर प्रोटीन की फोल्डिंग वगैरह सब इसमें हम कर सकते हैं। नेम ऑफ 2 स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल डाटाबेस। तो एक है स्पेशलाइज्ड KEGG, ये ना मेटाबॉलिक पाथवे और जीनोम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और दूसरा है फ्लाई बेस जो है ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास वो ड्रासोफिला फ्रूट फ्लाई जेनेटिक्स था ना, ये उसके लिए हम फ्लाई बेस यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेनेटिक मैपिंग एंड फिज़िकल मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग में हम क्या करेंगे, बेसिकली वो जो रिकम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन है ना उसको हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक मैपिंग में। ठीक है, लाइक हमारे पास अभी मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देती हूँ। जेनेटिक मैपिंग ना हमें बताती है कि 2 जीन हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक ये जीन है, एक ये जीन है। ये हमारे पास ना क्रोमोसोम का ना वो एक आर्म है, एक जीन यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक जीन यहाँ पे। अब जेनेटिक मैपिंग ने क्या बताना है, इसने बताना है कि 2 जीन हैं वो एक दूसरे के कितने करीब हैं। ठीक है, और इसको हम सेंटीमॉर्गन उसमें मेजर करते हैं, CM
फिर आ जाता है फ़िज़िकल मैपिंग। फ़िज़िकल मैपिंग में हम क्या करते हैं, फ़िज़िकल मैपिंग ना हमें जीन का क्रोमोसोम पे जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना वो बताती है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास क्रोमोसोम के 2 आर्म हैं, यहाँ पे जीन पड़ा हुआ है। अगर हम फ़िज़िकल मैपिंग के ज़रिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि क्रोमोसोम के ना लेफ़्ट वाला जो आर्म है, जो शॉर्ट है, उस पे इतने केबीज़ या इतने एमबीज़ पर ना ये वाला जीन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन फ़िज़िकल मैपिंग बताती है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ अ जीन फैमिली। जीन फैमिली का मतलब होता है कि इन जीन का ना जो इंसेस्टर है वो सेम है। द जीन फैमिली इन्वॉल्व फ्रॉम अ सिंगल इंसेस्टर। ये ना बेसिकली सिंगल इंसेस्टर से इन्वॉल्व हुए हैं, या यूँ कह लें कि कॉमन इंसेस्टर से। उसकी वजह से इनका जो सीक्वेंस है, जो फंक्शन है, वो बहुत सिमिलर है। एग्जाम्पल के तौर पे है ग्लोबन जीन फैमिली। ठीक है, लाइक उसमें आ जाती है अल्फ़ा जीन, ठीक है, अल्फ़ा ग्लोबिन, फिर आ जाती है बीटा ग्लोबिन, फिर है गैमा ग्लोबिन और है मायोग्लोबिन। मायो कहते हैं बेसिकली मसल को। ठीक है, ये 3 से 4 हैं जो ग्लोबिन जीन फैमिली से बिलोंग करती हैं, और ये सारी की सारी जो हैं ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में ना इन्वॉल्व हो रही होती हैं, उसमें भी बड़ा इनका रोल होता है। फिर आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ अ फास्टा फॉर्मेट। फास्टा फॉर्मेट क्या है, वाई इट इज़ यूज्ड। फास्टा फॉर्मेट ये ना एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड है। अब ये कैसे हेल्पफुल होता है, ये फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमें न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए में होते हैं, और प्रोटीन सीक्वेंस, यानी अमीनो एसिड का सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इसने हमें देना होता है। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है ये वाला ग्रेटर वाले साइन से। ठीक है, लाइक ग्रेटर है ह्यूमन, फिर आगे ह्यूमन हीमोग्लोबिन लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ACD, जो भी हम फॉर एग्जांपल ATCGKLMN, ये कोई भी सीक्वेंस है, ये आगे से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह ये फास्टा का जो फॉर्मेट है काम कर रहा होता है। फिर आ जाता है हमारे पास डिफाइन सीक्वेंस असेंबली, राइट इट्स इम्पॉर्टेंस। सीक्वेंस असेंबली ये एक ऐसा प्रोग्राम है, या यूँ कह लें कि प्रोसेस है, जिसमें छोटे छोटे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं जिन्हें हम रीड्स कह रहे होते हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं। फ़र्ज़ करें एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, एक ये। अब ये सेगमेंट इससे ज्वाइन हो जाएगा, इससे ज्वाइन हो जाएगा, इससे ज्वाइन। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ज्वाइनिंग, ये बेसिकली हो रहा होता है इसमें। ठीक है, असेंबल का मतलब यहाँ से यूँ आप कर लें कि जोड़ना, इकट्ठा करना। ठीक है, सीक्वेंस यानी डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं पड़े हुए, उनको इकट्ठा करना है हमने। ठीक है, लाइक हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस में आ जाएं तो जीनोम की सीक्वेंसेस बिल्ड करने के लिए, कि कोई भी NGS के लिए डाटा जो है वो कोई भी जीनोम कंप्लीट करना है, कोई डिज़ीज़ डायग्नोज हुई है तो हमने देखना है कि क्या इस ड्रग का इस जीन पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, कि इस डिज़ीज़ पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर वो डिज़ीज़ जीन काजिंग है या प्रोटीन के डिसरप्शन की वजह से हुई है, तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर आ जाए म्यूटेशन एनालिसिस। अब म्यूटेशन एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है फाइंडिंग जीन एंड वेरिएशन। ठीक है, म्यूटेशन जो भी वेरिएशन एक डीएनए के सीक्वेंस में आई है उसको ये फाइंड करने में बड़ी हेल्प करता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन अ प्राइमर, राइट अ 4 क्वालिटीज़ ऑफ गुड प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर बेसिकली शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है। ठीक है, जब हमने पीसीआर करना होता है, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करनी होती है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं, डीएनए सिंथेसिस करते हैं। तो रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है,
ये प्राइमर जो होता है ना डीएनए के स्ट्रैंड के साथ जाके बाइंड करता है और इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ होनी चाहिए 18 से 24 बेस पेयर। इसका जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए हमारे पास क्या कहते हैं 50 से 60। फिर इसमें ना जीसी कंटेंट ये 40 से 60% होना चाहिए और ये सेल्फ कम्प्लीमेंट्री ना हो, यानी कि हेयर पिन ना बन रही हो इसमें, जो एक हेयर पिन लूप बनती है ना इस तरह से करके आपस में बन जाती है, वो ना बने, डाइमर ना बने। ठीक है, तो ये गुड क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी प्राइमर की। अब आ जाता है नेम टू ऑनलाइन टूल फॉर प्राइमर डिज़ाइनिंग। तो प्राइमर डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहला जो टूल है वो प्राइमर 3 है। देन सेकंड है NCBI प्राइमर ब्लास्ट। ये दो मेन ऑनलाइन टूल हैं प्राइमर के डिज़ाइनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन सीक्वेंस अलाइनमेंट, राइट इट्स इम्पॉर्टेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट, सीक्वेंस अलाइन का मतलब होता है कि एक लाइन में अलाइन करना, अरेंज करना। ठीक है, सीक्वेंस यानी सीक्वेंस की अरेंजमेंट। अब वो सीक्वेंस डीएनए का हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है। ठीक है, इनको अलाइन करने यानी अरेंज करने के बाद उन दोनों सीक्वेंस के दरमियान हाई सिमिलैरिटी जो है उसे फाइंड करना, बेसिकली ये होता है सीक्वेंस अलाइनमेंट। इसकी इम्पोर्टेंस में आ जाता है हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड करना, फंक्शन की प्रेडिक्शन करना। ठीक है, और जो कंजर्व डोमेन्स हैं या मोटिव्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। देन आ जाता है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट। लोकल अलाइनमेंट, इसमें क्या होता है कि जो बेस्ट मैचिंग रीजन होते हैं ना सिर्फ उन्हें देखा जाता है। और ग्लोबल में क्या होता है, ग्लोबल में ना जो हमारे पास पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है ना, एंटायर सीक्वेंस, उसको अलाइन किया जाता है। अब लोकल में स्मिथ वाटरमैन और ग्लोबल में नीडलमैन। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ अ ब्लास्ट, राइट द टाइप ऑफ ब्लास्ट। ब्लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। बी से बेसिक, एल से लोकल, ए से अलाइनमेंट, एस से सर्च, टी से टूल। ये फाइंड क्या करता है, सिमिलैरिटी बिटवीन सीक्वेंसेस। अब इसकी मेन टाइप है ब्लास्ट एन, ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एक्स। ठीक है, इस ब्लास्ट एन में क्या होता है, हम डीएनए की क्यूरी देते हैं और जवाब में हमें डीएनए का सीक्वेंस मिल जाता है। ठीक है, फिर पी में है प्रोटीन की क्यूरी देंगे तो प्रोटीन वाला जवाब आएगा। ठीक है, अब इसी तरह एक और है, लाइक हमारे पास टी ब्लास्ट एक्स है, डीएनए को ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, और देन हमारे पास जो प्रोटीन का जो उस जीन से जो प्रोटीन बन रही है उसका सीक्वेंस आ जाता है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बायोइन्फॉर्मेटिक टूल विल यूज टू फाइंड अ जीन फ्रॉम अ प्राइमर सीक्वेंस एंड एक्सप्लेन। तो NCBI प्राइमर ब्लास्ट जो है ना, ये बेसिकली सीक्वेंस उसके चेक करता है, उनके साथ ये प्राइमर जो है वो बाइंड करता है। ठीक है, जो भी जीनोम डेटाबेस हमने दिया हुआ है, फिर उस टारगेट जीन को ना ये आइडेंटिफाई करता है। तो इस तरह से ये ना काम कर रहा होता है ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ अ क्लैड एंड होमोलॉजी इन फाइलोजेनी। क्लैड क्या होता है, क्लैड एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो एक ही कॉमन इंसेस्टर शेयर करते हैं, यानी उनका जो पेरेंट है वो मिलता जुलता है, कॉमन है। और होमोलॉजी में हम ना जीन्स के दरमियान या प्रोटीन के दरमियान जो सिमिलैरिटी है जो वो शेयर कर रहे हैं ड्यू टू इंसेस्टर, कॉमन इंसेस्टर की वजह से जो सिमिलैरिटी वो शेयर कर रहे हैं उसे होमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन ऑर्थोलॉजी एंड पैरोलॉजी विद वन एग्जाम्पल ईच। सबसे पहले हम आ जाते हैं
ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी जीन इन डिफरेंट स्पीशी, दो जीन है हमारे पास जो एक ही कॉमन एंसेस्टर से इन्वॉल्व हुई हैं, उसे बेसिकली कह रहे होते हैं आर्थोलॉग्स। इसकी एग्जाम्पल में है ह्यूमन और माउस। इसमें ना एग्जाम्पल है बीटा ग्लोबिन जीन की। ठीक है, ह्यूमंस भी मैमल है और माउस भी मैमल है। अब पैरालॉग्स में आ जाएं तो जीन विद इन द सेम स्पीशी दैट इन्वॉल्व बाय डुप्लीकेशन, यानी सेम स्पीशी है हमारे पास, उससे जो जीन इन्वॉल्व हुई हैं वो कैसे हुई हैं कि जो डुप्लीकेशन हो गई थी ना जीन्स में या सीक्वेंस में, लाइक ह्यूमन अल्फ़ा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन जीन, ये डुप्लीकेशन की वजह से बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइलोजेनेटिक नॉइस एंड फाइलोजेनेटिक सिग्नल्स। फाइलोजेनेटिक नॉइस क्या होती है? रैंडम म्यूटेशन that occur या create a wrong or a confusing data in a tree। फ़र्ज़ करें कि हमने ना ये एक ट्री बना रहे हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री। अब क्या होगा, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ गया तो हमारा ये जो ट्री है आगे नहीं मूव कर पा रहा, एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, तो ये हो जाएगा फाइलोजेनेटिक नॉइस। नॉइस क्या करती है, बंदे को इरिटेट कर रही होती है, कन्फ्यूज़ करती है। ये आपने इस तरह कॉन्साइड कर लेना। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिग्नल। रियल एवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो देना, ताकि एक करेक्ट हम एवोल्यूशनरी ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें, कोई हमें मुश्किल परेशानी फेस ना करनी पड़े। फिर आ जाता है डिफाइन रूट नोड्स ब्रेन इन अ फाइलोजेनेटिक ट्री। रूट क्या होती है? ये हमारे पास है, ये बेसिकली रूट है। हमने कोई ट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो उसका जो सबसे पहला होगा रूट, वो कॉमन इंसेस्टर होगा ऑल स्पीशीज़ का, यूँ कह लें कि पेरेंट होगा। नोड क्या होता है? यहाँ से एक ब्रांच निकली यहाँ से, अब ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना बेसिकली ये नोड है। ठीक है, अब नोड क्या होता है? पॉइंट वेयर टू ब्रांचेस स्प्लिट आर रिप्रेजेंट कॉमन इंसेस्टर। अब हम ब्रांच की बात करते हैं। द लाइन कनेक्टिंग नोड्स शो एवोल्यूशनरी पाथ और अ टाइम। फ़र्ज़ करें कि ये दो लाइन है, एक ही पॉइंट से दोनों लाइन निकली हैं, एक ये पॉइंट है यहाँ से। अब ये दोनों लाइनें निकल रही हैं एक नोड से, तो ये ब्रांचेस कहलाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव डिफरेंस बिटवीन रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज, आल्सो राइट इट्स यूजेस। रूटेड में हमारे पास क्या है कि एक ट्री है, ठीक है, उसका कॉमन इंसेस्टर हमें पता है, ठीक है, कॉमन पेरेंट कह लें, ये हमें पता है। अनरूटेड में क्या है कि ये हमें कॉमन इंसेस्टर के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि डायरेक्शन कह लें। अब हम रूटेड में देखें तो ये हमें एवोल्यूशनरी डायरेक्शन दिखाता है कि ये जो था ना, ये जो ट्री है इसके, फ़र्ज़ करें हम यहाँ से ब्रांच से शुरू हैं, मॉडर्न से इधर बैक आ रहे हैं, तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई कि ऐसे ऐसे ये स्पीशीज़ आपस में एक दूसरे से अलग हुई, डाइवर्सिफाई हुई, इसका कॉमन इंसेस्टर ये है, इसका ये है। तो ये सारा हमें ये दिखा रहा होता है रूटेड। लेकिन अनरूटेड के केस में होता है क्या, ये इस तरह का कुछ भी नहीं हमें शो करवाता। ठीक है, ये सिर्फ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है, सिमिलैरिटी बताता है, क्योंकि क्लस्टर ऑफ सिमिलैरिटी हमें दिख रहे होते हैं। बाकी ये कोई डायरेक्शन नहीं बताता कि ये सिमिलैरिटी हुई कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स एंड स्कोरिंग मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि ये एक विजुअल मेथड होता है। प्लॉट हम इसमें करते हैं दो सीक्वेंस को और उनमें हाई रीजन ऑफ मैचिंग देख रहे हो। स्कोरिंग में क्या होता है कि न्यूमेरिकली, पहले ना यूँ कह लें कि
इस तरह का ना एक डिब्बा बनाया जाता है, यहाँ पे जो है अपना सीक्वेंस लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अब ये जो मैच हो रहे हैं उनका स्कोर लिख देंगे, और मिस मैच हो रहे हैं तो उनका स्कोर लिख देंगे। मैच है तो 2+, और अगर गैप है तो 0, और मिस मैच है तो -1। ये स्कोरिंग मैट्रिक्स हो जाता है। फिर आ जाता व्हाट इज एंट्रेंस। एंट्रेंस क्या बेसिकली? एंट्रेंस ना ये यूं कह लें कि NCBI, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, NCBI। अब NCBI का ये एक सर्च या यूं कह लें रिट्राइवल सिस्टम है। ये DNA को, प्रोटीन को, पबमेड को, इन जितने भी इस तरह के डाटाबेसेस हैं उन्हें इकट्ठा कर रहा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम सिस्टम यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल फॉर अ बायोलॉजिकल डाटाबेस। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो अभी मैंने बताया, एंट्रेस। यही आप कर लें, एंट्रेस जो कि NCBI के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, NCBI से यूज़ कर रहे हैं उसके ज़रिए। एंट्रेस सिस्टम यूज्ड बाय NCBI। NCBI में हम क्या, एंट्रेस में हम क्या कर रहे थे? DNA को, प्रोटीन के जितना भी डाटा था उन्हें स्टोर कर रहे थे डाटाबेसेस में। पबमेड हो गया, स्विसपोर्ट हो गया, यूनियन हो गया, JB हो गया, DNA डाटाबेस ऑफ जापान, ये सारा। अब हम आ जाते हैं OMIM, ओमियम। ओमियम कहते हैं ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। ये डाटाबेस है ह्यूमन के जीन और उनकी जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोस करता है, उन्हें इंटरप्रेट करता है, फिर उनका एक सीक्वेंस देता है, और फिर हम कोई भी मेडिसिन वगैरह जो है, ड्रग्स वगैरह जो है वो बनाते हैं, फिर हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सुपर फैमिलीज। ग्रुप ऑफ प्रोटीन या जीन फैमिली जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में डिस्टेंट हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है या 3D स्ट्रक्चर है वो आपस में बड़ा मिलता। इसकी एग्जांपल है ग्लोबन सुपर फैमिली, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास होमोलोगस, आर्थोलोगस और पैरालोगस प्रोटीन। होमोलोगस प्रोटीन विद अ कॉमन इंसेस्टर, आर्थोलोगस होमोलोगस प्रोटीन इन अ डिफरेंट स्पीशीज, सेम फंक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं पैरालोगस। पैरालोगस में क्या है कि पैरालोगस प्रोटीन है, सेम स्पीशी है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। आर्थो में क्या था कि डिफरेंट स्पीशी है, सेम प्रोटीन है, फंक्शन सेम है। इसमें क्या है, प्रोटीन सेम है, स्पीशी सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। फिर आ जाता है टर्नकेटेड ग्लोबिन, ऐसे स्मॉल वेरिएंट ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन जो कि 2 हेलिक्स देते हैं, ना कि 8। 2 हेलिक्स दे रहे हैं 8 की बजाय, और ये बेसिकली बैक्टीरिया में और प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन HGNC, HUGO, जीन नोमेनक्लेचर कमेटी, जो कि यूं कह लें ऑफिशियल यूनिक नेम या सिंबल गिव करते हैं ह्यूमंस जीन को। फिर आ जाता है डस्टिंग यूनिट। डस्टिंग यूनिट यूं कह लें कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक में ऐसा मेजरेबल या मेजर करने वाला यूनिट है जो जितने भी जेनेटिक मैप्स हैं उनको कॉमनली जो यूनिट मेजर कर रहा होता है वो डस्टिन होता है, ठीक है। जैसे आपने वो फिजिकल मैपिंग में देखा था वो KBs, MP और DP में कर रहे, तो ये उनको यूं कह लें कि डस्टिंग भी उन्हीं की मेजरमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ अ डाटाबेस क्यूरी। डाटाबेस क्यूरी अ रिक्वेस्ट टू सर्च and retrieve specific data from a database। फर्ज करें हमने प्रोटीन का जो सीक्वेंस है ना वो डाला, ये हमारे पास हमारा वो है सर्च बार है, ऐसे क्या बना होता है ना, यहाँ पे हम प्रोटीन का नाम, उसका सीक्वेंस वगैरह डालेंगे, फिर एंटर करेंगे तो हमारे पास इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, सेक्शंस बने होंगे,
फिर हमने जो डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन है उसका सेक्शन क्लिक करना, वहाँ पे जाके हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लाइक NCBI में हम जाएं या ब्लास्ट में जाएं तो ये आ जाता है। मैंने अपना एक शॉर्ट अपलोड किया, उसमें ब्लास्ट का थोड़ा सा वर्किंग बताइए कि कैसे कैसे हम इसको चला सकते हैं। फिर आ जाता है गिवन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक। सबसे पहले एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं, ड्रग डिज़ाइन, जीनोम सीक्वेंसिंग, डिजीज़ डायग्नोजिंग, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को फाइंड करना। लिमिटेशन, नीड एक्यूरेट डाटा, कंप्यूटर डिपेंडेंट है ये, और हम इसको लैब एक्सपेरिमेंट के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर आ जाता है हमारे पास डिफाइन प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, ओमिक्स, जीनोमिक्स एंड ट्रांसपेटोमिक्स या फार्माकोजेनेटिक और फार्माकोजेनोमिक्स। प्रोटियोमिक्स, स्टडीज ऑफ ऑल प्रोटीन इन अ सेल। Metabolomics, study of all metabolites in a cell. Omics, large scale study of biological molecule. Omics. Genomics, study of all gene or all genome or a DNA. Transcriptomics में आ जाता है study of all RNA transcripts. Pharmacogenomics में देखेंगे तो study of how gene affect ड्रग्स रिस्पॉन्स। फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने कोई भी मेडिसन लिया, ठीक है, उस मेडिसन का उसकी बॉडी पर, उस जीन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इसको स्टडी करना है हमने फार्माकोजेनोमिक्स के ज़रिए। नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हाउ वन जीन अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें क्या करना है कि इसमें हमने जीन पे देखना इफेक्ट, ठीक है, ड्रग्स का रिस्पॉन्स कि ये कैसे हमें अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह डिस्कस कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गेस्ट पेपर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो हिस्सा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और पेपर के गेस्ट पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज़।